राज और बदला। एपिसोड 2 अपमान की आग और खामोश योद्धा। पिछले एपिसोड में आपने देखा, कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि 3 साल पहले अरबों की दौलत ठुकराकर अभिषेक रायजादा अपने पिता के घर से निकल गया था। रास्ते में उसने एक सड़क हादसे में राजवीर मेहरा की जान बचाई और उनके घर पनाह ली। आज वो मेहरा हाउस का घर जमाई बनकर रह रहा है, जहां उसकी सास और पत्नी प्रियांशी उसे ताने मारते हैं। वहीं रात के अंधेरे में हमें पता चला कि अभिषेक कोई साधारण नौकर नहीं बल्कि एक ट्रेन फाइटर है जो अभी भी रायजादा ग्रुप पर नजर रखे हुए है। उसने फोन पर कहा था, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मैं अभिषेक रायजादा नहीं बनूंगा। अब आगे रात बीत चुकी थी, लेकिन अभिषेक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। टेरेस छत पर आया वो फोन कॉल उसके दिमाग में किसी तूफान की तरह घूम रहा था। पिताजी बीमार हैं, कंपनी डूब रही है, ये शब्द बार बार गूंज रहे थे। सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी मुट्ठियां भींची और छत से नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे अपनी भावनाओं को फिर से उसी मुखौटे के पीछे छुपाना था, एक सीधा साधा डरपोक घर जमाए। सुबह 8 बजे मेहरा हाउस डाइनिंग हॉल। मेहरा मैंशन में सुबह की शुरुआत भजनों से नहीं बल्कि बर्तनों की खनक और आदेशों से होती थी। अभिषेक किचन में खड़ा अदरक कूट रहा था। उसकी चाल ढाल में अब वो रात वाली सख्ती नहीं थी बल्कि एक झुके हुए इंसान की लाचारी थी। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी सरला बुआ, राजवीर जी की बड़ी बहन की तीखी आवाज गूंजी। अरे, चाय आएगी भी या आज हम गला सूखा कर ही मर जाएं? सुना है दामाद जी ने नौकरों की छुट्टी करवा दी है ताकि खुद नंबर बना सकें। अभिषेक ने ट्रे उठाए और बाहर आया। लीजिए बुआ जी, आपकी चाय। सरला बुआ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदी चीज हो। उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कप उठाया। शक्ल तो भगवान ने राजकुमारों जैसी दी है, पर किस्मत फटेहाल फकीर की। अभिषेक, जरा बताओ तो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था या किसी बोझ की तरह सड़क पर छोड़ दिया था? न कोई काम न धाम, बस ससुराल की रोटियां तोड़ रहे हो। ये बात सीधी कलेजे को चीरने वाली थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे राजवीर जी ने असहज होकर अपना अखबार नीचे किया। दीदी, बस कीजिए, अभिषेक हमारे घर का बेटा है, राजवीर जी ने बचाव किया। बेटा? बुआ ने कड़वी हंसी हंसी। राजवीर, आंखें खोलो। बेटा वो होता है जो बाप का सहारा बने, और ये तो बैसाखी बनकर तुम्हारे कंधे पर लटक गया है। मुझे तो प्रियांशी की चिंता होती है। बेचारी फूल जैसी बच्ची, किस पत्थर से ब्याह दी तुमने? उसी वक्त प्रियांशी सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने बुआ की आखिरी लाइन सुन ली थी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसे बुआ पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे अभिषेक पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वो इतना लाचार है कि कोई भी उसे कुछ भी बोल जाता है? प्रियांशी तेजी से टेबल पर आए। उसने अभिषेक के हाथ से पानी का गिलास लगभग छीनते हुए लिया। तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो अभिषेक? प्रियांशी ने दबी हुई लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, अंदर जाओ। और हाँ, शाम तक मुझे एक अच्छी खबर चाहिए कि तुमने कोई नौकरी ढूंढ ली है, चाहे वो 5,000 की ही क्यों ना हो। मुझे बेरोजगार पति का ठप्पा अब और बर्दाश्त नहीं है। अभिषेक ने प्रियांशी की आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं, समाज का डर था। जी, मैं कोशिश करूंगा, अभिषेक ने सर झुकाकर कहा और किचन की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो किचन में घुसा, उसकी पीठ सीधी हो गई। उसकी आंखों का भाव बदल गया। अगर वो चाहता तो इसी पल मेहरा मैंशन को खरीदकर बुआ को बाहर का रास्ता दिखा सकता था, लेकिन उसने अपने अहंकार को अपने मकसद के आड़े नहीं आने दिया। दोपहर 12 बजे किचन में टकराव। अभिषेक सिंक पर बर्तन धो रहा था, तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट हुई। जूतों की आवाज भारी और रौबदार थी। ये राघव था, प्रियांशी का कजन भाई और अभिषेक का सबसे बड़ा दुश्मन। राघव कंपनी के पैसों का गबन फ्रॉड करता था, लेकिन घर में सब उसे हिरान बेटा मानते थे। क्या हाल है साले साहब? राघव ने एक सेब हवा में उछालते हुए कहा, आज तो बुआ ने इज्जत का कचरा ही कर दिया तुम्हारा। मुझे तो तरस आता है तुझ पर। अभिषेक ने जवाब नहीं दिया। वो अपना काम करता रहा। राघव को यह नज़रअंदाजी पसंद नहीं आई। वो अभिषेक के करीब आया और अपनी जेब से 500 का एक नोट निकालकर अभिषेक की शर्ट की जेब में ठूंस दिया। ये ले, शाम को बीवी के लिए कोई सस्ता सा गिफ्ट ले जाना, शायद वो खुश हो जाए। आखिर तेरी औकात तो इतनी ही है, टिप और भीख पर जीने की। अभिषेक का हाथ रुक गया। पानी का नल खुला था। उसने नल बंद किया और धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में उस पल कुछ ऐसा था कि राघव की हंसी गले में ही अटक गई। वो आंखें एक नौकर की नहीं, एक शिकारी की थीं। अभिषेक ने अपनी जेब से वो नोट निकाला। उसने राघव का हाथ पकड़ा और वो नोट उसकी हथेली पर रख दिया। फिर उसने राघव की उंगलियों को उस नोट पर बंद किया। अभिषेक की पकड़ ग्रिप इतनी मजबूत थी कि राघव को लगा उसकी उंगलियां टूट जाएंगी। आहा! राघव के मुंह से हल्की चीख निकली। राघव भाई, अभिषेक ने बेहद धीमी और ठंडी आवाज में कहा, पैसे की जरूरत उसे होती है जिसकी जेब खाली हो।
और भीख की ज़रूरत उसे होती है जिसका ज़मीर मर चुका हो। मेरे पास दोनों सलामत हैं। अपना पैसा संभाल कर रखिए। सुना है जुए गैम्बलिंग में आपके सितारे गर्दिश में हैं। कहीं बाद में आपको यह मांगना न पड़ जाए। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। जुए के बारे में इसे कैसे पता? ये राज तो सिर्फ उसके दोस्तों को पता था। अभिषेक ने उसका हाथ झटक दिया। अब आप जाइए, वरना लेट हो जाएंगे तो बड़े पापा डांटेंगे। राघव घबराया हुआ सा पीछे हटा। उसे पहली बार अभिषेक से डर लगा था। वो पैर पटकते हुए वहां से भाग निकला। शाम 5 बजे बाजार का सफ़र। घर का माहौल तनावपूर्ण था। प्रियांशी को कुछ ज़रूरी सामान लेने पुराने बाजार जाना था, लेकिन ड्राइवर छुट्टी पर था। मजबूरन उसने अभिषेक को गाड़ी चलाने के लिए कहा। सफ़र के दौरान कार में सन्नाटा था। तुम राघव भैया को जवाब क्यों नहीं देते? प्रियांशी ने खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक पूछा। वो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं और तुम चुपचाप सुन लेते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अभिषेक ने गियर बदला और सामने देखा। जवाब देने के लिए जुबान की नहीं, वक्त की ज़रूरत होती है प्रियांशी। और कभी कभी खामोशी शोर से ज़्यादा गहरी चोट करती है। प्रियांशी ने मुड़कर उसे देखा। ये लाइन, यह अंदाज, यह उस अभिषेक का नहीं था जिसे वह जानती थी। तभी अभिषेक की नज़र रेयर व्यू मिरर पर पड़ी। 2 काली बाइक्स उनकी कार का पीछा कर रही थीं। उन पर बैठे लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे, लेकिन उनकी जैकेट्स के नीचे कुछ उभरा हुआ दिख रहा था, शायद हथियार। अभिषेक का शरीर चौकन्ना हो गया। उसका फाइटर मोड एक्टिवेट हो चुका था। प्रियांशी, अभिषेक ने सख्त आवाज में कहा, सीट बेल्ट टाइट कर लो। क्यों? क्या हुआ? प्रियांशी घबरा गई। कुछ नहीं। अभिषेक ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। बस मौसम बिगड़ने वाला है। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। बाइक्स भी तेज हो गईं। अब ये साफ था, वे लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे हमला करने आए थे। कार एक सुनसान गली की तरफ मुड़ी और अचानक धड़ाम। सामने से एक और बाइक ने आकर कार का रास्ता रोक दिया। अभिषेक ने जोरदार ब्रेक लगाए। कार रुक गई। चारों तरफ से 6 गुंडे हाथों में लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक लेकर कार की तरफ बढ़ रहे थे। प्रियांशी डर के मारे कांपने लगी। उसने अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। अभिषेक, ये कौन है? अब क्या होगा? अभिषेक ने प्रियांशी के कांपते हाथ को देखा। फिर उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। तुम अंदर रहो और दरवाजे लॉक कर लो, अभिषेक ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हें मार डालेंगे, प्रियांशी चिल्लाए, लेकिन अभिषेक ने उसकी नहीं सुनी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। शाम की हवा चल रही थी। अभिषेक ने अपनी आस्तीनें स्लीव्स ऊपर मोड़ी। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक खतरनाक शांति थी। गुंडों का लीडर हंसा, ओ हीरो, कार छोड़ और लड़की को भी बाहर भेज, वरना हड्डियों का चूरा बना देंगे। अभिषेक ने एक गहरी सांस ली। 3 साल से उसने किसी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज उसका वनवास टूटने वाला था। तुम्हारे पास भागने के लिए 10 सेकंड हैं, अभिषेक ने घड़ी देखते हुए कहा। उसके बाद अगर तुम चाहोगे भी तो अपने पैरों पर नहीं जा पाओगे। गुंडे जोर से हंसे और हमला करने के लिए दौड़े। यहीं से शुरू होने वाला था राज और बदला का असली खेल। एपिसोड 2 समाप्त। आगे जानने के लिए सुनते रहिए राज और बदला, सिर्फ हिंदी स्टोरीज बाय DKLR यूट्यूब चैनल पर।